दोस्तों, आज 28 जनवरी को जब हम ये बात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस, भारत का 72वां गणतंत्र दिवस अभी अभी निकला है। और इस गणतंत्र दिवस के साथ एक लोकतंत्र का भीड़तंत्र बनने का एक विभत्स रूप हम देख चुके हैं। लोकतंत्र और भीड़तंत्र, डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी का जो फर्क है वो इतना महीन है और आज इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एक व्यवस्था चली आ रही है उसके हिलने से इतना असंतोष और क्षोभ फैला है राजनीतिक शक्तिशाली व्यक्तित्वों के हृदयों में कि आज वो इस महीन जो भेद है भीड़तंत्र और लोकतंत्र का, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास इतने गहरे से हो रहा है कि आज के युवा जो है वो काफ़ी हद तक यह मान चुके हैं और यह मानने लगे हैं कि भीड़तंत्र ही लोकतंत्र है। दिस इज नॉट अबाउट इंसिडेंट्स। यह घटनाओं पर फोकस करने का समय नहीं है, यह मूल पर जाने का समय है कि आप बुलडोज करके या सत्ता को धक्का देके सत्ता और व्यवस्था को अगर तोड़ देते हैं तो क्या आपका समाज बचेगा और क्या यह लोकतंत्र है। इस विषय पर विचार करना आज बहुत आवश्यक है क्योंकि कई युवा और कई बच्चे यह समझते हैं कि जिस प्रकार से सीएए के संदर्भ में या आज किसानों के संदर्भ में विरोध हो रहा है, यह नैतिक है, जायज है और लोकतांत्रिक है। इसकी पृष्ठभूमि, जैसा मैंने कहा, वो किसान आंदोलन या तथाकथित किसान आंदोलन है जो पहले पंजाब से प्रारंभ हुआ। पंजाब में काफ़ी ट्रेनें रोकी गई और उसके बाद जब पंजाब में जो सत्ता में कांग्रेस है, उन्हें जब ये महसूस हुआ कि इसका दुष्प्रभाव जो है वो पंजाब पर पड़ रहा है, जहाँ पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था और धीरे धीरे भारत दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा था लॉकडाउन से बाहर आते हुए, उस वक्त इस आंदोलन को उठाकर स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली की सीमाओं पर। और जहाँ किसान आकर उस प्रकार जम गए, सीएए में जिस प्रकार से शाहीन बाग में सड़क रोकी गई थी उसको आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की तमाम सीमाओं को उस प्रकार रोक दिया गया जैसे पुराने समय में एक शत्रु सेना आकर किसी राज्य की राजधानी को घेर लेती थी और सत्ता को मजबूर करती थी घुटने टेकने के लिए। तो वही एक प्रयास यहाँ पर भी हो रहा है। अब ये जो प्रयास हो रहा है इसको बहुत सारे जो मीडिया चैनल हैं, बहुत सारे लेखक और प्रबुद्ध वर्ग जो है वो भी इसे लोकतांत्रिक आंदोलन का नाम दे रहा है, जो कि कितना सही है कितना गलत है उस पर हम आज विचार करेंगे। घटनाएं हुई हैं, बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं, हिंसा से इसका प्रारंभ हुआ, मोबाइल टावर तोड़े गए, वो सब दुनिया भर की चीज़ें हुई। हम अभी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, वो सब हुआ। हम उन घटनाओं पर नहीं जाते हुए इसके मूल में जाते हैं कि क्या ये वाकई में एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन है और हमारे जो संविधान वेत्ता है, संविधान के निर्माता हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि उनका नाम भी बहुत बड़ी सरलता से और बड़ी बदमाशी के साथ और बड़ी बेईमानी के साथ प्रयोग किया जा रहा है। और इस वजह से चूंकि हमारे जो युवा हैं उन्होंने बहुत हद तक संविधान के इस पक्ष को पढ़ा नहीं है, तो वो कई बार इन बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस प्रकार के जो बुलडोजिंग एक्सरसाइजेज जो हैं ये एक उचित है, ये भीड़तंत्र जो है यही लोकतंत्र है। अब इसका एक बहुत बड़ा पक्ष जो है वो है वामपंथी विचारधारा। कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी विचारधारा, सब ये आपस में इस तरह से गुंदे हुए हैं कि इन्हें एक से अलग दूसरा पढ़ना कतई कठिन कार्य है। और अब ये विचारधारा जो है इसकी मूल में अगर हम जाएं तो जैसा जानने वाले कहते हैं कि 2004 में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट डॉक्यूमेंट एक आया था जिसमें अर्बन पर्सपेक्टिव के विषय में एक पूरा प्लान किया गया था, जिसमें ये था कि किस प्रकार समाज की जो त्रुटि रेखाएं हैं और जो फॉल्ट लाइंस हैं जो समाज में वर्ग भेद पैदा करती हैं, उन रेखाओं को हम गहराएं और किस प्रकार समाज को तोड़ा जाए। उसमें जो जिन पर फोकस करने या जिन पर ध्यान देने के लिए जिन वर्गों को पकड़ा गया था उसमें दलित थे, छात्र थे और माइनॉरिटीज और किसान थे। तो माइनॉरिटीज वाला खेल सीएए के समय हुआ और अभी
किसानों वाला खेल अभी चल रहा है। हालांकि इसमें भी किसान और माइनॉरिटी जो सिख सेपरेटिज्म है वो इसमें बकायदा पूरी तरह घुसा हुआ है। इस तरह के जो आंदोलन है, इनके जो पीछे जो शक्तियां हैं उन पर युवाओं का विश्वास हो, तभी भीड़ पैदा होगी, तभी वो भीड़ उनके लिए कार्य करेगी। तो इसके लिए एक कहानी ये बनाएगी कि जो वामपंथी हैं या जो समाजवादी हैं वो एक संविधान के बड़े रक्षक हैं, संविधान के बड़े हित चिंतक हैं। तो इस पर अंबेडकर क्या कहते हैं, आइए हम इस पर जरा विचार करें। 1949 या 1950 में जब संविधान बना तो इसका सबसे बड़ा विरोध जो हुआ वो समाजवादी या वामपंथी शक्तियों के द्वारा किया गया। उस पर अंबेडकर कहते हैं द कंडेमनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम टू क्वार्टर्स, द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी। व्हाई डू दे कंडेम द कॉन्स्टिट्यूशन? इज इट अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन? ही आस्क्स। तो वो कहते हैं कि इस संविधान का जो विरोध है सबसे अधिक जो आया है वो समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी से आया है। और ये क्यों आया है, क्या ये संविधान बुरा है? तो इस पर वो आगे कहते हैं कि why do they condemn the constitution? The communist party wants a constitution based on the principles of dictatorship of proletariat. तो वो एक तानाशाही शक्ति चाहते हैं, भीड़ की एक तानाशाही शक्ति चाहते हैं। और जो हमने अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो खूनी अंत जो हुआ था, जो गिलोटिन होते थे और सड़कों पर भीड़ जमा होकर एक अट्टहास लगाते हुए लोगों के गर्दन काटा करती थी, तो वो एक जो भीड़ तंत्र है, तो उस भीड़ तंत्र की तानाशाही की तलाश में वामपंथी हमेशा से रहे हैं, अंबेडकर के समय से रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक कारण तो ये है कि वो तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं सरकार में आकर, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। और इस क्यों चाहते हैं? दे कंडेम द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप जिस वर्ग से आते हो उसमें संख्या बल ना हो, परंतु फिर भी आप जिन्हें चुनकर भेजते हैं, अगर वो जिन नेताओं को आप चुनकर भेजते हैं, अगर उनके मैनिफेस्टो से आप अग्री करते हैं, जो वो चुनाव में आते हैं, अपने घोषणा पत्र में जो आपसे वायदे करते हैं, अगर आप उनसे अग्री करते हैं तो आप उनको चुनकर भेज सकते हैं और उस माध्यम से आपके जो विचार हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और आपके विचार जो हैं उनको एक वास्तविक रूप प्राप्त हो सकता है संसद के द्वारा। तो ये होता है पार्लियामेंट्री या संसदीय डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। इस व्यवस्था को कम्युनिस्ट नहीं मानते हैं। उसका उन्होंने दो कारण बताए। इफ दे कम टू पावर द Constitution must give them the freedom to nationalize or socialize all the private property without payment of compensation। आज जिस बात का भय दिखाया जा रहा है कि आपकी जमीन छीन जाएगी, तो समाजवाद तो बेसिकली ये कहता है या वामपंथ यह कहता है कि सरकार जो है वो सारी संपत्ति को अपने अंतर्गत अधिग्रहित कर ले। आज जो किसान जो है जो सड़कों पर हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये व्यवस्था, ये संसदीय व्यवस्था टूटती है और एक वामपंथी व्यवस्था आती है तो उसका परिणाम जो होगा वो उन्हें ही सबसे पहले भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात वो कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि जो वामपंथी हैं वो ये चाहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार जो है वो जो है वो एब्सोल्यूट हो, सीमाहीन हो, उच्छृंखल हो। इस पर अगर आप देखें तो मैंने एक बात पहले भी कही थी कि भारतीय संदर्भ में इंडिपेंडेंस का जो अनुवाद होता है, जो शाब्दिक अनुवाद होता है, वह होता है स्वतंत्र। यहाँ उच्छृंखलता जो होती है वह इंडिपेंडेंस नहीं होती है भारतीय संदर्भ में। स्व का तंत्र, हमारा खुद का तंत्र, हम तंत्रहीन नहीं होते, हम अनियंत्रित नहीं होते, हम तंत्र में रहते हैं। वो तंत्र हमारा खुद का बनाया हुआ है। और चूंकि अब हमारा खुद का बनाया हुआ तंत्र है, हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, हमारा खुद का बनाया हुआ संविधान है, तो वो संविधान, उस संविधान का संदर्भ लेते हुए अंबेडकर कहते हैं कि ये जो एनार्की है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट द सोशलिस्ट वांट, शुड बी एब्सोल्यूट एंड विदाउट लिमिटेशन, सो दैट इफ देयर पार्टी फेल्स टू कम इनटू पावर, they would have the unfettered freedom not merely to criticize but to overthrow the state. This is exactly what is happening today. जो आज प्रयास हो रहा है वो ये नहीं प्रयास हो रहा है
कि हमको आप सरकार में लाइए, अगले चुनाव में हमें जिताइए और हम आएंगे और हम ये कानून हटाएंगे या हम इनमें संशोधन करेंगे, इस पे बात नहीं हो रही है। ये जो मूल में जो भावना है वो आप भावना को देखें तो भावना ये है कि ये व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। ये संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम एक तरह से इर्रेलेवेंट कर दें। और इस विषय में जो हमारी अदालतें हैं उनका भी रुख बहुत अच्छा नहीं रहा है, विशेषकर इस किसान आंदोलन के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव के स्पेस में कदम रखा है। उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम को, बनाए हुए कानून को पीछे धकेलने का कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मूक रहा कि यदि आप लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप सार्वजनिक स्थलों को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मामले में दिया था। वहां भी यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने तब दिया जब यह मामला खत्म हो चुका था। न्यायिक एक्टिविज्म है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म हम कहें, या न्यायिक व्यवस्था का अति उत्साह जो है, इस पर भी अम्बेडकर कहते हैं कोर्ट्स में मॉडिफाई, दे कैन नॉट रिप्लेस। जो व्यवस्था है, जो सिस्टम बना है संविधान के अंतर्गत, उसको अदालतें जो हैं उसको मॉडिफाई कर सकती हैं, उसको हटा नहीं सकती हैं। दे कैन शिफ्ट द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव and the judiciary. They can shift the dividing line in marginal cases, but there are barriers that they cannot pass. This is what Ambedkar says. The head of the drafting committee of Indian Constitution has put a limit to what the courts can do and courts cannot do. This is the thin line or the red line which has been breached here. Unfortunately, the government has stood silent watching this breach. They cannot assign one authority's power explicitly granted to another. This is what court cannot do, but this is exactly what the court has done here. चुनी हुई सरकार के लिए भी एक गलत उदाहरण है। अगर वो एक मूलभूत जो कानूनी कार्यक्रम है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए वो अदालतों के पास जाए। एक सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर अगर एक ग्रुप या एक जत्था या एक समूह बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मेरी बात सरकार नहीं मान लेती, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ये कानूनी समस्या है। इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई कारण नहीं बनता कि एक नागरिक को या सरकार को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़े और उनसे उनकी अनुमति लेनी पड़े। ये कानून लेट डाउन है, संविधान के अनुरूप है और उसके अनुसार सरकार को कार्य करना चाहिए। यदि सरकार ये कार्य कर लेती तो संभवतः ये लाल किले वाली घटना भी नहीं होती। अब अंत में एक जो लेजिटिमेसी है इस प्रकार के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर हम बात करें। कांग्रेस के राहुल गांधी भी आकर कहते हैं कि मैं लोकतंत्र के साथ में हूं, इसलिए मैं इस प्रकार की अराजकता का समर्थन करता हूं। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उन पर तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनकी प्रतिबद्धता जो है वो दिल्ली के प्रति है। उनकी प्रतिबद्धता पार्टी को पंजाब में बढ़ाने के प्रति नहीं होनी चाहिए। उनकी प्रतिबद्धता जो मूलभूत रूप से वो दिल्ली के प्रति है, जिसके अंतर्गत उन्हें दिल्ली को वाईफाई देना है, दिल्ली को ट्रांसपोर्ट देना है। परंतु वो ये सब करने के स्थान वो उन लोगों को वाईफाई दे रहे हैं, उन लोगों को एम्बुलेंसेस प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली में जब कोरोना हो रहा था और दिन के 1000 लोग मर रहे थे, उस वक्त उनके पास साधन नहीं थे और वो उस केंद्र के पास गए थे कि हमारे पास बेड नहीं है, किंतु वो एम्बुलेंस जो है वो वहां पर लगा रहे हैं जहां पे प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कें रोक कर बैठे हैं, जिनके कारण दिल्ली की सीमाओं पर जो उद्योग लगे हैं उन्हें करीब 5000 करोड़ का प्रतिदिन का नुकसान होगा। तो केजरीवाल की तो आप बात छोड़ दें, परंतु एक बात जो है ये एक मिथ एक बनाया गया है कि ये सब जो हो रहा है ये बड़ा लोकतांत्रिक है और अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। अब मैं नहीं समझता कि वर्तमान परिस्थिति में जो नेता हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी को ले लें, चाहे आप राहुल गांधी को ले लें, किसी की भी समझ जो है एक संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अधिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इतिहासकार होने पे अपने प्रश्न हो सकते हैं, उनके एक राजनेता होने पे अपने प्रश्न हो सकते हैं, और परंतु एक संविधान के ज्ञाता के रूप में जो
और पॉलिटिकल कमेंट्रेटर के रूप में जो अंबेडकर की बातें हैं उनको कोई वो पूर्णतः अकाट्य हैं। उस पर अंबेडकर ये जो भाषण उन्होंने दिया था संविधान बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स के खत्म होने के बाद उन्होंने दिया था, तब उन्होंने कहा था, पहली चीज जो उन्होंने कही थी, जो फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्राथमिक है एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, उसमें उन्होंने कहा था, इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट मेयरली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट, then what we must do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to the constitutional method of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने रिवॉल्यूशन के लिए मना किया है, तो रिवॉल्यूशन तो बेसिकली आप कहेंगे कि ये हिंसक क्रांति के लिए मना किया है, किंतु नहीं। वो आगे अंबेडकर कहते हैं, it means that we must abandon the methods of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. So he has covered it very clearly कि क्या चीजें जो हैं वो एक संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र में स्थान नहीं रखती हैं। उन्होंने कहा when constitutional methods are open, उन्होंने कहा कि जब ये अंग्रेज सरकार थी, जब विदेशी सरकार थी, तो आप जो सत्याग्रह वगैरह करते थे, असहयोग करते थे, इसका एक स्थान था। किंतु अब आपकी खुद की सरकार है, when constitutional methods are open, there can be no justification of these unconstitutional methods. तो उन्होंने कहा जब आपके पास एक संवैधानिक साधन है, संवैधानिक साधन, अगर आपका कोई कानून संसद बनाती है तो उसका विरोध करने के लिए आपके पास क्या संवैधानिक साधन है? आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप वहां पे बोलें कि ये जो कानून पारित हुआ है ये असंवैधानिक तरीके से पारित हुआ है या संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकता है। अगर कानून जो है वो संवैधानिक है, परंतु आप उस कानून की जगह कोई और कानून लाना चाहते हैं जिसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़े, और वो संशोधन आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुमत में हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में आप चुनाव लड़ेंगे, आप मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि ये 3 कानून हम हटाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे, और वो लेकर आप जनता के पास जाएं। अगर आपको इतना भरोसा है कि तमाम जनता, सिर्फ जो वहाँ पे सिख दिख रहे हैं और चौटा ये टिकैत का जो ग्रुप दिख रहा है, इनके अलावा बाकी सारे किसान जो हैं भारत के, वो सारे के सारे 16 करोड़ किसान जो हैं वो इस नियम के विरोध में है। तो आप ये मैनिफेस्टो में डालें, अपने चुनावी घोषणा पत्र में डालें, वचन पत्र में डालें और चुनाव लड़ने जाएं, और जब आप चुनाव जीत के आए तो आप ये 3 कानून हटा दें। और उस वक्त जब आप 3 कानून हटाएं, यदि भाजपा के समर्थक दिल्ली घेर कर बैठ जाएं और कहें कि ये कानून हम हटने नहीं देंगे, ये कानून वापस लाओ, तब आपका भी उतना ही अधिकार बनता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है उसको लगा के उन भाजपाइयों को वहां से हटाएं। किंतु इस तरह की ब्रो बीटिंग जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। यह डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। यदि आप अंबेडकर को मानते हैं तो आपको इस प्रकार के किसी भी विरोध में भाग लेना नहीं चाहिए। और अंबेडकर कहते हैं कि क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए। उस पर अंबेडकर कहते हैं, दीज मेथड्स आर नथिंग बट ग्रामर ऑफ एनार्की एंड सूनर दे आर अबैंडन द बेटर। और इस वार्ता का मैं अंत करना चाहता हूँ। एक जर्मन फिलोसोफर रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे का एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें उन्होंने कहा था कि द मॉब इज द मोस्ट रूथलेस ऑफ टायरेंट्स। और यही चीज़ आज हम दिल्ली के बॉर्डर्स पर देख रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर देख रहे हैं। और एक राष्ट्र के रूप में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार के तमाम दबावों का विरोध करें और एक स्वस्थ लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हों। धन्यवाद।